everyone. Today we are going to start a very important topic of your curriculum, that is capital gain. अपने हर साल हर टर्म में 5 to 10 मार्क्स का हमेशा पूछा गया है, तो अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने 5 to 10 मार्क्स। कुल मिला के जो चैप्टर होगा ये कुल मिला के 8 से 10 क्लास होगा। आज ये पहला क्लास हम लोग यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज जो इस पर्टिकुलर क्लास जो होगा उस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग इसका बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत कंसाइज मैथ हम लोग तैयार किए, जिसमें कि आपको कुल मिला के 8 पेज में पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपका कवर किया गया है, इंक्लूडिंग केस स्टडीज के साथ आपको यहाँ पे कवर किया गया है। तो काफ़ी आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी चैप्टर हो, टैक्स का कोई भी चैप्टर पकड़ते हैं, अपने पीजीवीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कोई भी चैप्टर पकड़ते हैं तो उसका एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो अपने को इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन चार्जेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सेक्शन नंबर 45(1) है। कौन सा सेक्शन है बोलो? सेक्शन नंबर 45(1) जो है वो बोलता है अपना चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 45(1) क्या बोलता है आप समझिए। बोलता है, मैं इसको साथ ही साथ हाईलाइट करते जाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे बोला है कि एनी प्रॉफिट और गेन्स, किसी भी टाइप का यदि प्रॉफिट और गेन्स होता है, किसी भी टाइप का यदि प्रॉफिट और गेन्स यदि होता है, किससे सर? किसी भी टाइप का प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बोले तो कैपिटल गेन का क्या मतलब है समझाता हूं मैं। ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है, सॉरी कैपिटल एसेट्स। ठीक है, शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज ट्रांसफर्ड। जिस साल आपने उसको ट्रांसफर करना है उसी साल आपका टैक्सेबल होगा। इन द ईयर इन विच इट इज ट्रांसफर, उस साल आपको टैक्सेबल होगा। ये कहने का मतलब ये है। मैं इसको फिर से समझा रहा हूं। देखिए क्या बोलने का मतलब है कि यदि आप कोई भी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो और ट्रांसफर करने से आपको किसी भी टाइप का प्रॉफिट और गेन्स होता है, तो उस प्रॉफिट एंड गेन्स में आपको उसी साल टैक्स देना होता है जिस साल आपने उसको ट्रांसफर किया। ठीक है, एकदम सिंपल सेंटेंस है, बट एक चीज इसमें सिंपल सेंटेंस हमको समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो आप ट्रांसफर वर्ड देख पा रहे हो, ट्रांसफर वर्ड, ठीक है, इस ट्रांसफर का अच्छा इंग्लिश हम लोग ये भी लिख सकते थे, इस ट्रांसफर के जगह पे हम लोग वर्ड यूज कर सकते थे सेल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम था क्या? इस ट्रांसफर के जगह पे यदि हम लोग सेल्स लिखते तो कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं। उसके बाद मेरे को दूसरा बात इसमें समझ में नहीं आया, ये कैपिटल एसेट्स लिखने का क्या मतलब है? इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था क्या? इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता? सोचो खुद, इस कैपिटल को काट दो और सिर्फ लिखो एसेट्स। इस कैपिटल को काट देते हैं और सिर्फ लिखते हैं क्या? एसेट्स, और बोलते हैं एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ। इस ट्रांसफर को भी मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर है। चलिए, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज ट्रांसफर। सिंपल हिंदी में बोलूं तो किसी भी टाइप का प्रॉफिट और गेन्स होता है आपको किसी भी टाइप का एसेट्स को ट्रांसफर करने से, सेल करने से, तो सेल्स में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उससे जो भी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा उसी साल जिस साल आपने उसको ट्रांसफर किया। ठीक है, सिंपल सा। बट फिर भी गवर्नमेंट ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया, सेल्स के जगह पर ट्रांसफर लिख के, एसेट्स के जगह पर कैपिटल एसेट लिख के। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि वर्ड यहाँ पे ट्रांसफर वर्ड क्यों यूज किया गया, क्यों नहीं यहाँ पे सेल्स वर्ड यूज किया गया। इसके पीछे कारण था। आपको पता है दुनिया क्या है? दुनिया गवर्नमेंट को लूटने के लिए खड़ी है ऐसे। ठीक है, दुनिया जो है, दुनिया में एक से एक महारथी है जो टैक्स प्लानिंग में एकदम एक्सपर्ट है। तो दुनिया जो है टैक्स प्लानिंग के लिए एकदम
भरा पड़ा है वो टैक्स प्लानिंग के लिए। वो लोग खाली दिमाग लगाता रहता है हमेशा। हम लोग वही टैक्स प्लानिंग 2-3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या होगा। देखो चलिए स्टार्ट करते। देखो आप एग्जाम्पल को समझना, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे समझाऊंगा, आप एक एक समझते जाना। खाली एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए एक बंदा है, इसके पास कोलकाता में एक प्रॉपर्टी है। कहाँ पे प्रॉपर्टी है बोलो? इसके पास एक कोलकाता में एक प्रॉपर्टी है। कोलकाता में प्रॉपर्टी था, ठीक है। चलो एक बंदा है इसी का दोस्त, चलो इसका नाम भी दे रहा हूं सूरज, ठीक है। एक बंदा है इसी का दोस्त है जिसका मुंबई में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका नाम है चंदा। चलो अब जेंडर चेंज कर लो, जो भी है चंदा समझ लो, चंदा और सूरज। अब क्या बात है, देखो इस सूरज का जॉब कहाँ लगता है? मुंबई में। इस चंदा का जॉब लगता है कोलकाता में, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि इस सूरज को जो मैंने पिंक किया, इस सूरज को चाहिए ये प्रॉपर्टी, और ये जो चंदा है, चंदा जो कि मुंबई में फिलहाल अभी है, उसको चाहिए कोलकाता वाला प्रॉपर्टी। ये आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सूरज को मुंबई वाला प्लॉट खरीदना है और चंदा को कोलकाता वाला प्लॉट खरीदना है, ठीक है। दोनों जन पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट, दोनों जन ऑलरेडी सीए है, ठीक है। अब समझना है बात। इन्होंने सेक्शन नंबर 45(1) पढ़ा, दोनों जन मिलके बोला कि कोई भी प्रॉफिट और गेन्स होता है, कोई भी एसेट्स को सेल करके तो हम लोगों को टैक्स देना होगा। दोनों को पता है कि भाई कोलकाता वाला, यदि ये सूरज कोलकाता वाला प्रॉपर्टी को सेल करता है तो सूरज को टैक्स देना होगा। मुंबई वाला चंदा जो है वो मुंबई वाला प्रॉपर्टी जब सेल करती है तो उसको भी उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो ये दोनों जन दिमाग लगाए, बोला एक काम करते हैं भाई, देख हम लोग जो दोनों हैं, हम लोग दोनों जन क्या है, दोस्त हैं। चल अच्छा बात है, एक काम करते हैं ना, सेल्स करेंगे तो टैक्स का लफड़ा में फंसेंगे दोनों जन। एक काम करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं अपने में। क्या कर देते हैं? तुम मेरे यहाँ पे रह, हम तुम्हारे वहां पे रहेंगे। हम लोग क्या कर लिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज कर लिया मतलब आप जो है कोलकाता वाला प्रॉपर्टी उसका, मुंबई वाला प्रॉपर्टी उसका, आपस में लोग एक्सचेंज कर लिया। अब काम क्या हुआ देखो, अब गवर्नमेंट आया टाइम पे टैक्स मांगने, तो गवर्नमेंट आया पहले सूरज के पास, भाई सुने कि कोलकाता का प्रॉपर्टी आप सेल कर दिए, ठीक है। तो मुंबई सूरज बोला नहीं, तो हम तो ट्रांसफर किया अपने दोस्त को, सॉरी हम तो एक्सचेंज किए हैं। इस एसेट्स के बदले हम तो ये एसेट लिए, कोई गलत काम किए क्या? गलत तो काम नहीं किए, सिंपल काम किया हम इस बस खाली क्योंकि मेरे को इस एसेट का जरूरत था, इस एसेट के बदले मैंने इस एसेट को ले लिया। फिर डिपार्टमेंट कहाँ पहुंचेगा? चंदा के पास। चंदा भी एकदम सेम, हम लोगों ने कुछ तो किया नहीं। आप वर्ड लिखो क्या? आप वर्ड लिखो सेल्स, राइट। आप वर्ड क्या लिखो? सेल्स, ठीक है। आप वर्ड लिखो सेल्स। हम लोगों ने तो सेल्स नहीं किया, हम लोगों ने आपस में एक्सचेंज किया। तो टैक्स किस बात का दोस्त? ठीक है, ठीक है। डिपार्टमेंट मुंह लटका के अपना आ गया बेचारा, क्या कर सकता है डिपार्टमेंट? कुछ कर सकता है क्या? इस तरीके से इंडिया के कई सारे लोग हैं जो ये सब काम करना पसंद करते हैं और करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल याद रहेगा आपको, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और टैक्स को मजे लेके पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये है अगेन सूरज। हुआ क्या, सूरज का एक प्रॉपर्टी था। चल प्रॉपर्टी में इसको ज्वेलरी पकड़ लेते हैं। इसका एक ज्वेलरी था, ठीक है। एक ज्वेलरी था, मतलब मान लीजिए मम्मी का दिया गया एक बड़ा सा हार था, सोना का हार था, ठीक है।
उसको पता है कि बोला है किसी भी टाइप के एसेट्स को सेल करेंगे तो टैक्स लगेगा। बोला अच्छा ठीक है, काम करते हैं। एक्चुअल में इसको सेल करना था किसको? इसको सेल करना था अपनी बहन को। स्वीट्स इसकी बहन है यहाँ पे, हंसती हुई से शकल की। उसके इससे बात हुआ कि 10 लाख रुपए में इस ज्वेलरी को मैं अपनी बहन को दे दूंगा। बहन अपनी जगह पे, पैसा अपनी जगह पे, राइट। तो ये लोग अपने प्लान कराया कि चलो कोई बात नहीं, ज्वेलरी हम तुमको 10 लाख रुपए में दे देंगे, बात कर लीजिए। बट सूरज को फिर पता चला कैपिटल गेन का सेक्शन नंबर 41, बोला भाई 45 सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 कि यार ये तो ज्वेलरी हम सेल करेंगे तो ये भी एसेट्स में आता है, और ये 10 लाख के ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा। क्या ऐसा काम किया जाता है कि टैक्स ना लगे? सोचो। तो सूरज बोलता है काम करते हैं, सुन। सूरज बोलता है एक काम करते हैं, हम सेल करेंगे तो टैक्स लगेगा। उसकी बहन बोलती है हाँ, तो सेल्स नहीं करेंगे। हम तुमको एक काम करते हैं, हम तुम मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, और हम लोग जो एग्रीमेंट तैयार करेंगे ना, ये जो एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, इस एग्रीमेंट पे हम लिख देंगे कि मैंने आपको ये ज्वेलरी यूज करने के लिए दिया है 500 साल के लिए। समझिए बात, 500 साल, आप समझ सकते हो 500 साल में कितनी जनरेशन आएगा जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो 500 साल के लिए मैंने अपने एसेट्स को आपको यूज करने के लिए मैंने दे दिया। गवर्नमेंट आया, भाई सुने कि 10 लाख रुपए लिया, नहीं तो मैंने सेल थोड़ी किया है, 10 लाख रुपए मैं लिया हूं, बट मैं सेल थोड़ी किया, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने एसेट्स का यूज करने का जो राइट था मैंने किसी और को दे दिया। सेल तो मैंने नहीं किया, ओनरशिप मैं ही हूं आज भी। तो गवर्नमेंट टैक्स को मांगेगी क्या? गवर्नमेंट टैक्स मांग ही रही, बट हम देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने तो सेल किया नहीं। सेक्शन 45 सब क्लॉज सब सेक्शन 1 तो ऐसा बोलता है कि सेल करोगे तभी। ठीक है, आप वर्ड को याद रखना, मैंने यहाँ पे क्या किया था, यूज ही दिया था, सिर्फ यूज करने के लिए मैंने बोला था कि आप यूज करो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। समझते जाना, एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल कुछ कहता है। ठीक है, आओ पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं अपने। मान लीजिए मेरा एक अगेन वो सूरज को लेके आते हैं, अगेन इसके पास एक और ज्वेलरी था। ठीक है, अब इसने क्या किया देखो, इसके पास एक ऑप्शन था, इसने एक शॉप खोला। किसका शॉप खोला? ज्वेलरी का एक शॉप खोला, ज्वेलरी का शॉप खोला। ठीक है, समझना है। ज्वेलरी का जब शॉप खोला तो सूरज को एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई एक बात बता, यदि हम मार्केट से ज्वेलरी खरीदते हैं, मार्केट से यदि हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो मेरा खर्चा लगेगा, क्यों ना, क्योंकि हमारा तो एक नया बिजनेस है, तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जो घर का ज्वेलरी है पहले उसी को लाया जाए यहाँ पे, और दुकान को ठीक तरीके से चलाने की कोशिश की जाए। जब दुकान ठीक से चला जाएगा तब हम लोग मार्केट से भी ज्वेलरी खरीद लेंगे कुछ, उसके बाद बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ की, अपने पूरे फैमिली, मतलब मम्मी पापा का तो नहीं, मम्मी का ज्वेलरी जो भी था वो सब का सब अपने घर से जाके लाके ज्वेलरी अपने जो शॉप था उसमें सजा दिया। अब उसको बेचना स्टार्ट किया। अब गवर्नमेंट आया टैक्स मांगने, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, पीजीपी पे टैक्स ले लो, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। तो पीजीपी पे टैक्स कैसे निकालते हैं आप बताओ? पीजीपी पे टैक्स ऐसे निकालते हो आप, कैसे? जितना भी आपने सेल किया था माइनस कॉस्ट, ये तो सबको पता होगा। आपने ज्वेलरी को जितना में खरीदा था, आप जितने में सेल करोगे, वही बीच का जो प्रॉफिट होगा, वही प्रॉफिट को आपको टैक्स देना होगा। ये आप सभी को पता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये लोग डिसाइड किया कि चलो ठीक है, ज्वेलरी हम लोग बेचेंगे यहाँ से। अब गवर्नमेंट टैक्स मांग रहा था, ये लोग पीजीबी पे टैक्स देना स्टार्ट किया। आपको पता ही होगा पीजीबी पे टैक्स लगता है स्लैब रेट से, ये सबको पता है आपको। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो पीजीबी पे जो टैक्स मांग रहा है स्लैब रेट से लगेगा। मान लो इसका इनकम करीबन 3 लाख रुपीज है, बस इस साल का इनकम जो होगा मान लो 3 लाख रुपए, क्योंकि नया बिजनेस है, 3 लाख रुपए का इनकम हुआ। अब सोचो गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा, सोचे हो कभी? याद करो नियम, आपको रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, 2.5 लाख तक नील। ठीक है,
और फिर 2.5 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर 5%। तो 5% निकालते हो तो कितना निकलता है? ये निकल के आता है आपका 2500 रुपया। रिबेट मारोगे 87 एक आठ, तो 2500 रुपया जीरो हो जाएगा। मतलब टैक्स लायबिलिटी कितना है? जीरो। अब सोचिए, अब टैक्स लायबिलिटीज का बन के निकल के आया जीरो। बट यदि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या लगाता? गवर्नमेंट इसके ऊपर लगाता क्या? कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता। और मैं बताऊं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट है 20%। कितना परसेंट रेट है बोलो? 20% रेट है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। अब सोचो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20% रेट है और 20% फ्लैट, कोई इसमें अलाउड नहीं होगा। 3 लाख का पूरा 20% निकालते हो तो कितना निकल के आता है? ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। जहां पे आपको 1 रुपया टैक्स नहीं लगा, वहां पे आपका 60,000 रुपीज टैक्स लगना चाहिए था, जो आपने सिर्फ और सिर्फ कितना लगाया? 30 रुपया लगाया। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलता है ना, आपने पीजीईपी का काम किया है, आपने बिजनेस किया है, मैं मानता हूं, बट आपने जो ये काम किया है, मैं इसको येलो से ग्रीन से दिखा रहा हूं, आप देखना, आपने जो ये काम किया है, आपने क्या किया है? घर का ज्वेलरी को आप शॉप में सजा दे रहे हो, जिसका कॉस्ट आपका होगा, आपकी मम्मी ने खरीदा होगा, मैं मानता हूं, बट आज के समय में आपने इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगाया। तो आपने बेसिकली काम किए, आप क्या किए? घर का ज्वेलरी को आपने बेच दिया। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से आपने अपना एसेट्स को सेल किया है। तो आप जो टैक्स दे रहे हो, आप इसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। यहां से जो आपने सेल किया है उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। मतलब आपने जो शॉप से सेल किया है, आप तो उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो ना। आप यहां से जो सेल किए हो, आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। बट आप जो यहां से कन्वर्ट करवाए हो अपना घर का ज्वेलरी को स्टॉक इन ट्रेड में, उसके ऊपर तो आपने कोई टैक्स नहीं दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो? मगर गवर्नमेंट ने तो लिखा था सिर्फ और सिर्फ सेल। तो सेल्स वर्ड में तो सेल्स तो यही सेल्स होता है, सेल्स तो ये वाला आएगा नहीं फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी टैक्स प्लानिंग एक ऑप्शन था, पब्लिक कर सकता था। तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा नहीं, चौथा एग्जांपल, सॉरी, मैं चौथा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, समझना है बात। ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा। मान लीजिए ये एक बंदा है जिसका नाम है सूरज। इसने क्या किया? बहुत इंटरेस्टिंग काम किया, देखना है बात, बहुत दिमागी वाला आदमी है। एक बिल्डिंग तैयार हो रही थी यहाँ पे। इस बिल्डिंग में इसने सेकंड फ्लोर पे एक छोटा सा फ्लैट, ये जो फ्लैट मैंने दिखा रहा हूं मैं रेट से, ये फ्लैट को बुक किया। कितने रुपए में सर इसको बुक किया इसने? 20 लाख रुपीस में। ठीक है, ये बिल्डर कौन था? बिल्डर भी इसका दोस्त ही था। चल मैं इसको लिख रहा हूं दोस्त। ठीक है, हुआ क्या? दोस्त बोला कि भाई देख, हम तुमको इस एसेट्स को बेचते हैं तो तुम मेरे को पैसा पेमेंट करेगा और सेल्स के ऊपर तो टैक्स लग जाएगा। सेल्स यदि मैं इस फ्लैट को मैं यदि बेचूंगा तो मेरे को टैक्स लग जाएगा। दूसरे आदमी शायद नहीं माने, तुम तो मेरा अपना आदमी है, तुम मेरे ऊपर यदि विश्वास करता है तो मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को यदि मेरे को इम्प्लीमेंट करने देगा तो मेरा कुछ टैक्स का पैसा बच जाएगा। सूरज बोला ठीक है, बता क्या करना है। दोस्त बोला कि एक काम करना, हम तुमको इस घर का, इस जो फ्लैट तुमको जो चाहिए, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस फ्लैट को मैं हाफ रेडी करके दे रहा हूँ। हाफ मैंने क्या किया, इसको रेडी कर दिया। हाफ रेडी मतलब समझते हो? मैंने सब कुछ लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना छोड़ दिया, खिड़की वगैरह मान ले, खिड़की का लोहा वगैरह मैंने लगा दिया है, बस उसका खाली बस पल्ला आपको मारना है। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तुमको एक मैं फ्लैट तुमको देता हूँ, बट मैंने पूरा का पूरा रेडी करके नहीं देना है। मैं पूरा का पूरा फ्लैट रेडी करके नहीं दूंगा, मैं तुमको दे दूंगा, पोजीशन ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। अब आराम से 5 साल 6 साल तक चला, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल 6 साल के बाद मेरा इनकम थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं इसको मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। उससे क्या होगा मैं बताता हूँ। 5 साल बाद मेरा इनकम क्या होगा, देखो यहाँ पे हाफ
रेडी करके मैंने क्या किया, तुमको दे दिया, तुमको सिर्फ यूज करने के लिए मैंने दे दिया, पोजीशन मैंने दे दिया, चाबी वगैरह मैंने तुमको दे दिया, अब बोला भाई तुम यूज कर, हम तुमको इसको एसेट देंगे, कब देंगे बोलो तो, आज से 5 साल बाद। इस साल मेरा बहुत ज्यादा इनकम है भाई, ऑलरेडी मेरा हम इनकम करोड़ों में मेरा इनकम है, यदि मेरा ये भी इनकम जुड़ता है तो बहुत ज्यादा इनकम टैक्स लग जाएगा। इससे बढ़िया भाई आज से 5 साल बाद हो सकता है मेरे पास प्रोजेक्ट ना रहे, तो एक काम करना, 5 साल बाद तुमको हम तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर देंगे, तो 20 लाख रुपए मेरा इनकम आ जाएगा और अपने इनकम में जोड़ देंगे, कोई टेंशन के बाद तब तक तुम यूज कर। ऐसा कर सकता था कोई आदमी? गवर्नमेंट आएगा बोलेगा अरे भैया आप यूज कर रहे हैं, ये तो था दोस्त का, यूज कर रहे हो आप? बोला हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली ना उनके साथ एक मेरा एग्रीमेंट था कि इस फ्लैट को दे देने, बट ये लोग फ्लैट वो लोग रेडी नहीं किया, वो लोग पोजीशन खाली ट्रांसफर कर दिया मेरे को। क्या कर दिया? पोजीशन इसने क्या किया, मेरे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और मैं इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अब तुमको यदि ठीक से देख पा रहा है, यहाँ पे मैं पोजीशन लिख दे रहा हूँ। अब चीज को यदि तुम ठीक तरीके से एनालाइज कर पा रहा है तो तुमको ये बात समझ में आ रहा है कि टैक्स का एक वर्ड चेंज करने से कितना टैक्स प्लानिंग का स्कोप बढ़ गया, आप सोच सकते हो। मैंने इसी को सिर्फ 4 एग्जांपल दिया, इस तरीके से मैं 400-500 एग्जांपल दे सकता हूँ जिससे टैक्स प्लानिंग हो सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ने बड़े सोच समझ के यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, ट्रांसफर वर्ड यूज किया। और बेसिकली यदि आप समझते हो, आप यदि इंग्लिश का सही नॉलेज आप रखते हो तो आपको पता होगा कि ये कोई और चीज नहीं है, ये ट्रांसफर का मतलब सेल्स ही होता है। सेल्स में भी आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं अपना एसेट्स को कहीं ना कहीं किसी को ट्रांसफर करते हो, बट सेल्स से ज्यादा बड़ा वर्ड और ज्यादा वाइडर वर्ड आप कह सकते हो वो होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर देने से, ट्रांसफर डालने से आपका सेल्स वर्ड तो उसके अंदर में आता ही है, इसके साथ ही साथ मैंने जो भी आपका टैक्स प्लानिंग जो बताया था सारा का सारा टैक्स ट्रांसफर के अंदर में आ जाता है। इसलिए आप सेल्स वर्ड लिखोगे, इसका जो स्कोप होगा वो बहुत नैरो हो जाएगा। तो स्कोप को बहुत वाइड करने के लिए और टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वर्ड यूज करना पड़ा ट्रांसफर। इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे सेल्स वर्ड नहीं यूज किया गया, इसके पीछे रीजन था बहुत सारा टैक्स प्लानिंग होने का स्कोप। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रांसफर का एक्चुअल डेफिनेशन लॉ में क्या बोला गया है, ठीक है, आप समझते हैं बात। लॉ के हिसाब से सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 47, कौन सा सेक्शन बोलो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 सब क्लॉज 47 में ट्रांसफर का डेफिनेशन दिया गया। किसका डेफिनेशन दिया गया? ट्रांसफर का डेफिनेशन दिया गया। और ट्रांसफर का डेफिनेशन देते वक्त वो लोग एक वर्ड यूज किए, उस वर्ड का नाम है, उस जो वर्ड है वो वर्ड क्या है समझो एक बार, वो जो वर्ड है वो है अपना इंक्लूड्स। और आपको पता है एकदम फर्स्ट क्लास में जब हम लोग टैक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, बच्चे थे जब, तब हम लोग पढ़ लिए थे कि इंक्लूड्स वर्ड, मीन्स वर्ड और एक्सक्लूडिंग वर्ड, ये सब का सब आपको मीनिंग पता था। इंक्लूड वर्ड से क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन है उसका जो स्कोप होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन एकदम सिंपल वर्ड में दिया गया। पहला चीज सेल्स, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सेल्स। दूसरा मैंने जो एग्जांपल दिया था एक्सचेंज, एग्जांपल दिया था ना एक्सचेंज, तो एक्सचेंज भी ट्रांसफर के अंदर में आता है। कहीं ना कहीं आप एक्सचेंज में करते क्या हो, आप अपने एसेट्स को किसी और एसेट्स के बदले आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, मतलब ट्रांसफर करते हो, मतलब कहीं ना कहीं अपना एसेट आप ट्रांसफर करते हो, राइट। तो एक्सचेंज को भी इसी के स्कोप में डाला गया। तो आज के समय में ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सेल्स, एक्सचेंज। तीसरा चीज रेलिंक्विशमेंट ऑफ एनी राइट, मतलब आप अपना एसेट्स का राइट यदि किसी और को देते हो यूज करने के लिए तो वो भी आपके इसी के अंदर में ही आता है। तो मैंने सेकंड जो एग्जांपल दिया था, मैंने क्या किया था, अपना ज्वेलरी अपनी बहन को दे दिया था यूज करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर में आ गया। इसको बोलते हैं रेलिंक्विशमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेलिंक्विशमेंट। हाँ, रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, ऑफ एनी राइट, ठीक है। चिंता मत करो, मैं थोड़ा गंदा राइटिंग से लिख रहा हूँ, आपको ऑलरेडी नोट्स में अच्छे तरीके से लिखा गया है, ठीक है। चलो उसके बाद और क्या डेफिनेशन में बोला गया है, पॉइंट नंबर 4 में
ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में भी बोला गया है सेल्स एक्सचेंज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ये हम बाद में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 सेल्स का डेफिनेशन जब दिया गया तो ये भी बोला गया आप जब भी आपका कोई एसेट्स है जो आपने क्या किया, किसी तरीके से आपने जो एसेट्स है जिसको आपने ट्रांसफर किया, कन्वर्ट करवाया, कैसे? आपने आपका कोई पर्सनल एसेट था, आपने उसको क्या किया, आपको स्टॉक एंड ट्रेड में आपने उसको कन्वर्ट करवाया, तो वो भी आपके एक्सचेंज में आता है। मतलब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। मतलब आपने पॉइंट नंबर 5 कोई भी कन्वर्जन करवाया सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में, तो वो भी आपके किसके दायरे में आएगा? ट्रांसफर के दायरे में आएगा। मतलब इसके ऊपर भी आपका टैक्सेबल जो कैपिटल गेन है वो लग जाएगा। ये पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर तक पढ़े हम लोग। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 हो सकता है, वो होगा कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आपका कोई एक रोड पे आपका कोई घर था, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया था कि यहाँ से आपका यहाँ तक एक ब्रिज बनने वाला है, आपका घर इसके बीच में आ रहा है, गवर्नमेंट क्या किया, इसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया और आप इस घर को भूल जाओ, इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, आपको मान लीजिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट आपको 10 करोड़ देने के लिए रेडी है इस प्रॉपर्टी को। आपको क्या लगता है, टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जाहिर सी बात है टैक्स लगना चाहिए। आप जितना भी बोल दो कि मेरे को तो ये प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं था, गवर्नमेंट क्या किया है, कंपल्सरी एक्वायर्ड किया है, कंपल्सरी एक्वायर्ड के बाद भी आप उससे टैक्स मांग रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। गवर्नमेंट एक तरफ आपसे उससे खरीद भी रही है, मतलब आपसे क्या होगा बताता हूँ मैं, आपसे 10 करोड़ रुपया गवर्नमेंट देगा आपको, 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ देने के बाद आपसे बोलेगा अच्छा 10 करोड़ पैसे ले, उसके बाद फिर दूसरे दिन एक और ऑफिसर आएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो बोलेगा भाई 10 करोड़ का इनकम आया, एक काम कर 20% टैक्स दे, मतलब आपको 2 करोड़ रुपया टैक्स दे देगा वो। समझ पा रहे हो? अल्टीमेट आपके पॉकेट में कितना आया, 8 करोड़ रुपया। और यदि गवर्नमेंट, आपको पता है इनकम टैक्स ऑफिसर वाला डिपार्टमेंट हुआ या फिर कोई है तो गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट का एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़। तो ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई खरीदने वाला भी तुम, टैक्स भी लेने वाला तुम, तो टैक्स नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इस चीज को भी, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को भी हम लोग ट्रांसफर के डेफिनेशन के अंदर में डाल दिया, सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 47। याद रखना एक चीज और, इस चीज को पढ़ने का जो तरीका होगा वो 2 सब सेक्शन 47 होगा। कई सारे बच्चे इसको 2 सब क्लॉज 47 सॉरी इसको 2 सब सेक्शन 47 सब कोई पढ़ता है, बट एक्चुअल में इसको 2 सब क्लॉज 47 पढ़ा जाएगा। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रांसफर का डेफिनेशन में हम लोग 5 पॉइंट तक पढ़े। हम लोग कौन कौन सा, सेल्स, एक्सचेंज, relinquishment of any right, extinguishment, conversion of capital asset into stock and trade, compulsory acquisition by the government। अब पॉइंट नंबर 6 जो होगा, पॉइंट नंबर 7 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा रिडम्पशन ऑफ ZCB। सबको पता होगा ZCB क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन का मतलब क्या होता है दोस्त, कूपन का मतलब होता है यहाँ पे इंटरेस्ट। याद करो, SFM और FM में आप पढ़े थे, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब वो बॉन्ड जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पर साल नहीं मिलता, एक पर्टिकुलर रिडम्पशन पीरियड होता है, उस पर्टिकुलर रिडम्पशन पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ जोड़ के दे दिया जाता है। तो मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड खरीदा था, ZCB था 10 साल पहले, और 10 साल बाद उसको 10 साल बाद आपको मिलता है उस रिडम्पशन अमाउंट के साथ। तो 10 लाख रुपए का मैंने खरीदा था, आज आपको मिल रहा है मान लीजिए 18 लाख रुपया। तो जो 18 लाख रुपया है, जो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, क्योंकि एक ट्रांसफर के दायरे में आता है। समझ गया? तो पॉइंट नंबर 7 जो होगा वो रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड होगा। इसके अलावा एक दो पॉइंट होगा जो छूटा होगा, हम फटाफट से डेफिनेशन में आते हैं। आइए, ट्रांसफर का डेफिनेशन यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 2 सब सेक्शन, चलिए 2 सब क्लॉज 47 ट्रांसफर का डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे। अब उसको पढ़ते हैं हम लोग। 2 सब क्लॉज 47 सेक्शन याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो
सबसे पहले सेल्स का मतलब, सेल्स एक्सचेंज में क्या क्या आता है, एक मिनट जी, इसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, पहला क्या, सेल्स आता है, दूसरा क्या आता है, एक्सचेंज आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा है रेलिंक्विशमेंट, चौथा है पोजीशन ट्रांसफर, अच्छा उसको मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया था, पोजीशन ट्रांसफर चाबी चोर दे रहा था, तो पोजीशन ट्रांसफर भी इसके अंदर में आता है। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मैंने पढ़ा दिया। ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसके बारे में मैं समझाता हूँ, और रिडम्पशन ऑफ जीरो कॉम्प्रोमाइज मैं समझाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ ट्रांसफर ऑफ, इसका मतलब जो मैंने समझाया था, ये जो ट्रांसफर ऑफ, ये जो है, ये जो वर्ड है, इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई सारे लोगों को पता नहीं रहता। ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप क्या होता है, ऑफ हाउसिंग सोसाइटी क्या होता है, देखो आइए, आपको पता है कई सारे बड़े बड़े जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो एक तरीका से बनता है, क्या बनता है बता, देखो ये कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में एग्जांपल देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में पहले क्या होता था, आज क्या होता है वो समझ लो। ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में कई सारे लोग रहते होंगे, कई सारे लोग रहते होंगे, मैं थोड़ा गंदा बनाया हूँ मेरे को पता है, बट कोई बात नहीं। तो मैंने एक बिल्डिंग बनाया जिस बिल्डिंग के अंदर में कई सारे लोग रहते हैं, ये बिल्डिंग के अंदर में कई सारे लोग रहते हैं। अब इसके अंदर में देखो दो आदमी था, एक ये और एक ये, ठीक है, ये बंदा सीए था, ये बंदा पान वाला था, ठीक है। सीए था क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज था, तो इसको पता था कि जनरेशन सॉरी जनसंख्या क्या होता है, तो जनसंख्या को जानते हुए सीए क्या किया, इसका दो बच्चे थे, 2 किड्स। बट पान वाला जो था ना, इस चीज पे बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है क्रिकेट मैच के ऊपर। तो इसके 11 बच्चे थे, 11 किड्स, इसके 2 बच्चे थे, इसके 11 बच्चे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, बच्चे से कोई मतलब नहीं है। होता क्या था ना, आपको पता है कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी होगा, यहाँ पे जिम भी होगा, ठीक है, यहाँ पे पूल वगैरह थोड़ा बहुत गेम वूम है, यहाँ पे गेम पार्लर बोल दो यहाँ पे, तो अलग अलग यहाँ पे था, यहाँ पे गेम पार्लर था, तो यहाँ पे पूल था, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल था, ये सब ठीक है, समझ लेगा। अब संडे का दिन है, सीए अपना 2 बच्चा लेके, 2 बच्चे के साथ सोचा चलते हैं एक बार स्विमिंग पूल में नहा के आते हैं। अभी देख रहा है बंदा कि पान वाला खुद, पान वाला के साथ पूरे उसके 11 बच्चे, मैं थोड़ा ज़्यादा बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ ले इतना ही होगा आपका, ठीक है। तो पान वाला, और पान वाला अपने पूरे बच्चे के पूरे फौज के साथ उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर स्विमिंग पूल में ऑलरेडी नहा रहे थे। तो अब बताओ सीए वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आंसर इज नहीं अच्छा लगा। बेचारा फिर से गया था बहुत एक्साइटमेंट में, संडे का दिन था, और फिर क्या हुआ, फिर घूम के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट संडे सोचा कि चल नेक्स्ट संडे जाएंगे, फिर नेक्स्ट संडे फिर गया, फिर नेक्स्ट संडे अब वो सोचा कि चल स्विमिंग पूल नहीं जाएंगे क्योंकि स्विमिंग पूल तो लोग रहता है, एक काम करते हैं हम जाते हैं एक बार, कहाँ पे बोलो, जिम, एक बार जिम करते हैं एक साथ। जिम करने जा रहा है तो कंडीशन वही एकदम सेम है, भरा पड़ा है, बोला पान वाला एकदम बुरा का बुरा, एकदम जिम को बुरा का बुरा, अपना पान वाला बना लिया, अपना पान का दुकान समझ लिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट हफ्ते फिर गया, सोचा कि चलो एक काम करते हैं, गेम ही खेल लेते हैं, दोनों जगह तेलुगु का कब्जा है तो गेम खेल लेते हैं, गेम में भी वही हाल है। आप सोचो, आप ये जो बंदा है इसने करोड़ों का खर्चा देके इस पर्टिकुलर फ्लैट को खरीदा था, इसका फ्लैट मान लो ये है। अब खुद सोचो, एक करोड़ों का खर्चा करके ये फ्लैट को खरीदा, और अब फ्लैट का पूरा यूज तो कर ही नहीं पा रहा है, कई सारे अलग फैसिलिटीज है जैसे कि ये स्विमिंग पूल, इसका यूज नहीं कर पा रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए बोलो। इसके पास दो ही ऑप्शन था, या तो ये घर खुद छोड़ सकता था, या तो ये घर को खुद क्या करता, सेल कर देता, या फिर इसको बोलता भाई एक काम कर, तुम ही सेल कर, तुम ही सेल कर अपना प्रॉपर्टी को। दोनों में कहां पे इसका कंट्रोल है, जाहिर सी बात है इसका कंट्रोल सिर्फ अपने प्रॉपर्टी पे है, आप इसका प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, देखो पहले ऐसा ही होता था, बट आज के समय में वैसा नहीं है। आज कई सारे कॉम्प्लेक्स, कई सारे हाउसिंग सोसाइटीज जो तैयार हुई है,
वो तैयार हो रही है ओनरशिप के ऊपर नहीं, क्योंकि ये पता है क्यों नहीं, अच्छा ये जो बंदा है, जो पान वाला है, इस पान वाले का एसेट्स को क्यों नहीं बेच पा रहा है, ये सीए क्यों नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि ओनरशिप में एसेट्स को खरीदा है, वो ओनर है उस पर्टिकुलर फ्लैट का, वो ओनर है, और ओनर है भाई मेरे बाप का है, ये फ्लैट मेरे बाप का है, तुम कौन होता है बोलने वाला, मैं कुछ भी करूं। तो पहले जो बिल्डिंग बनता था ये ओनरशिप के हिसाब से बनता था पहले, मतलब जितने भी फ्लैट यहाँ पे दिख रहा है सबका कोई ना कोई ओनर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आज के समय में क्या होता है, जो बिल्डिंग बड़ी जो बिल्डिंग तैयार होती है ना, वो मेंबरशिप के हिसाब से तैयार होती है। आपको यदि ये बिल्डिंग तैयार हो रहा है, इस बिल्डिंग में यदि आपको एक पर्टिकुलर फ्लैट चाहिए, सपोज आपको ये फ्लैट चाहिए, इस पर्टिकुलर फ्लैट, इस कॉर्नर में आपको एक फ्लैट चाहिए, एक मिनट जी, इस पर्टिकुलर कॉर्नर में आपको एक फ्लैट चाहिए, तो फ्लैट आपको मिल जाएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा उतना ही रुपया, बट आपको दिया जाएगा ओनरशिप के जगह पे आपको दिया जाएगा क्या, मेंबरशिप। अब मेंबरशिप क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ लो। मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है कि आप क्या हो, आप इस पूरे सोसाइटी के क्या हो, इस पूरे सोसाइटी के मेंबर हो, इतने के मेंबर हो, ठीक है। अब ओनरशिप और मेंबरशिप में क्या अंतर है, अंतर ये है कि सपोज आपका ये बगल वाला आदमी, ये बगल वाला आदमी, ये बगल वाला आदमी, ये बगल वाला आदमी, सब आदमी को यदि लगता है कि आप यहाँ पे चरस बेच रहे हो, हीरोइन बेचते हो, ड्रग्स बेचते हो, तो ये लोग क्या कर सकता है, ये लोग के पास राइट होगा कि आपको सोसाइटी से बाहर निकाल दे। ये होता है मेंबरशिप और ओनरशिप में अंतर। ओनरशिप वाला बंदा अब चाह के भी इसको सोसाइटी से निकाल नहीं सकते थे, बट मेंबरशिप होने के कारण आपको इसको निकाल सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं यदि सभी लोग यहाँ के सभी लोग यदि इस बात पे एग्री हो गए कि आप बहुत गंदे आदमी हो और आपको इस सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए, तो आपको मजबूरी होके क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एसेट्स को बेच के निकलना पड़ेगा, मतलब मेंबरशिप ट्रांसफर करके निकलना पड़ेगा। तो देखो ओनरशिप मतलब आप अपने एसेट को बेचते हो तब तो ओनरशिप ट्रांसफर होता है, बट मान लीजिए आप मेंबरशिप अपना बेचते हो, मेंबरशिप किसी को देते हो, तो भी तो आपने कहीं ना कहीं अपना एसेट्स को किसी और आदमी को दे दिया, तब ये बच के नहीं निकल सकते, मैंने तो इसको सेल ही नहीं किया, मैं तो ओनरशिप में तो सिर्फ ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे कवर कर दिया गया कि ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप, यदि आप मेंबरशिप सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरशिप को भी यदि आप ट्रांसफर करते हो तो वो भी एक ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएगा और आपको टैक्स देना होगा। तो आपको आई होप पूरा का पूरा ट्रांसफर का डेफिनेशन टू सब क्लॉज 47 आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए मैंने एक कोड बनाया था, अब कोड यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स में, रिमेंबर कोड डिस्कस इन क्लास, उसका मैंने कोड बनाया था, ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना, ये अपना ट्रांसफर का डेफिनेशन हो गया। नाउ द पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दैट इज कैपिटल गेन। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कैपिटल गेन क्या होता है, सॉरी कैपिटल एसेट्स, में बार बार कैपिटल गेन बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। हो सकता है भगवान मेरे को कैपिटल गेन देने वाले हैं कहीं से, अच्छी बात है। अब आता है क्वेश्चन, कैपिटल एसेट्स क्यों सर कैपिटल एसेट्स, व्हाई नॉट सिर्फ और सिर्फ एसेट्स? समझने की कभी कोशिश की है आपने? सिर्फ और सिर्फ एसेट्स लिखने में क्या परेशानी थी गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट इसने कैपिटल एसेट वर्ड यूज किया? तो देखो यदि मैं एसेट्स के बारे में बात करूं तो एसेट्स का मतलब यहाँ पे होता है सब एसेट्स। सब एसेट्स का बोले तो टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, सारा का सारा एसेट्स इसके अंदर में आता है। मतलब किसी भी टाइप के आप एसेट को ट्रांसफर करते हो तो आपको टैक्स देना होगा, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जो आपके भी माइंड में आना चाहिए, कि गवर्नमेंट बोलता है कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट आपको टैक्स देता तो भी टैक्स लगना चाहिए, राइट? अब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं गवर्नमेंट बोला कि एसेट को ट्रांसफर करोगे तो टैक्स लगेगा। अब सोचो मेरे ऐसा आदमी जिसको टैक्स प्लानिंग आता है बढ़िया तरीके से, अब मैं हूँ यहाँ पे, मैंने एक बिल्डिंग ट्रांसफर किया जिसका वैल्यू है 10 करोड़ रुपया। इस बिल्डिंग को मैंने कितना में ट्रांसफर किया? 10 करोड़। 10 करोड़ में ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। सपने ऐसे ऑल दो ज़्यादा देखने चाहिए, बट मैं अभी थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा अमाउंट को कम लिख रहा हूँ। 10 लाख रुपए मैंने एक एसेट को सेल किया।
मुझे एकदम स्ट्रेट पता है कि मैं इसको ट्रांसफर किया हूं तो मेरे को 2 लाख रुपया 20% के रेट से मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, राइट? ठीक, मैं एक काम करता हूँ, इस 2 लाख रुपए को टैक्स को बचाने के लिए मैंने एक काम किया। मैंने बोला अच्छा टैक्स को बचाना तो है ही, एक काम करते हैं। मैंने गवर्नमेंट बोला किसी भी टाइप के एसेट्स को बेचो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन। मेरे पास एक मोटर कार था जिसको मैंने आज से 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले मैंने उसको 20 लाख में खरीदा था। सोचिए, यदि मैं इसको 20 लाख में खरीदा था, यदि मैं इसको बेचूंगा तो आप सोचो इसको 20 लाख से ज्यादा मिलने वाला है कि कम मिलने वाला है? ये बच्चा भी बोल देगा कि सर इससे कम मिलने वाला है। मान लीजिए इससे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का मिला। चल 2 लाख रुपया तो बहुत ज़्यादा रद्दी का भाव हो गया, मैं इसको 2 लाख नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको समझाने के लिए मैं इसको कर दे रहा हूँ 12 लाख रुपया मान लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट आया, बोला भाई देख मेरे को तो लॉस हुआ इसमें। कितने का लॉस हुआ? बोला 8 लाख रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। एक और काम मैंने किया, मोटर कार को हटा के मैंने एक और काम किया। मेरे पास कुछ स्टॉक पड़े हुए थे। स्टॉक मतलब समझते हो आप? मैं काम करता हूँ एसेट्स पे, मैं कोई काम करता हूँ, मान लीजिए फर्नीचर, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं मान लीजिए कोई फर्नीचर था मेरे पास, घर का फर्नीचर था, अलमीरा समझ लो, अलमीरा सोफा, इस तरीके का बहुत सारे मेरे पास फर्नीचर था। मैंने इसको 2 लाख रुपए में खरीदा था कभी, आज मैं उसको बेचने गया तो मेरे को 1 लाख रुपया मिला। गवर्नमेंट टैक्स मांगने आया कि एसेट्स है, ठीक है मैं दे रहा हूँ। टैक्स कैसे दूँ? 1 लाख रुपए का तो लॉस हो गया। 1 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। मैं इसको टैक्स कैसे दे सकता हूँ? तीसरा काम मैंने एक और काम किया, देखना एक बार, समझना है बार ठीक से। मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल अब क्लियर रहोगे तो आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक एकदम ईजी लगेगा, समझो। मैंने तीसरा काम किया, अच्छा ठीक है, मोटर कार, फर्नीचर, और मैं क्या बेचूं? तो मैंने बस सोचा कि एक काम करता हूँ मैं, मेरे पास समझ लीजिए कोई, मान लीजिए मेरे पास कोई एक बाइक था मान लीजिए, जिसको मैंने 2 लाख रुपए में पहले खरीदा था, आज मैंने उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया। चल इसको मैं 3 लाख कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको मैं 3 लाख में खरीदा था और आज मैंने उसको 1 लाख में बेच दिया। गवर्नमेंट को बोला भाई 2 लाख रुपए का लॉस है, क्या करूँ? ठीक, चल अच्छा बात है। अब गवर्नमेंट को टैक्स देना है, समझो एक बार। ऑप्शन नंबर 1, गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेगी। मैंने जो काम किया है मोटर कार वाला नहीं, वो जो मैंने बिल्डिंग वाला काम किया है, जिससे मेरे को कितने का फायदा हुआ बोलो? बिल्डिंग कहाँ लिखा था मैंने? हाँ, बिल्डिंग जो मैंने लिखा था ये 10 लाख रुपए का, मैं इसको कर दे रहा हूँ ग्रीन। ये 10 लाख, इसके ऊपर टैक्स लगेगा? आंसर इज यस और नो? आंसर इज यस, 10 लाख पे टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट बोलता है चलो ठीक है टैक्स निकालते हैं, हम भी टैक्स निकालते हैं। यहाँ पे बोला है कि 10 लाख रुपए तुम्हारा इनकम है, 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 20% पे। हम ठीक है बोले ठीक है ले लीजिए। मोटर कार तो सर मेरा लॉस हो गया था 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपए का क्या हो गया था? लॉस हो गया था। 8 लाख रुपए का लॉस हो चुका है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा सर सुनिए ना, एक तरफ मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, हाँ सर, एक तरफ मेरे को 8 लाख का लॉस हो गया, अल्टीमेटली पॉकेट में कितना बचा होगा सर? 2 लाख रुपए। ठीक है सर, देखिए ना सर, अभी पिक्चर बाकी है सर, सुनिए ना, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए ना, फर्नीचर भी क्या किया ना सर, फर्नीचर भी बेचे और क्या हो गया, मेरा 1 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कहाँ है सर? अभी तो 1 लाख रुपए का और लॉस हो गया मेरा। ठीक है, कितना बचा सर? 1 लाख रुपए। गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है चल 1 लाख पे टैक्स देते। बोला नहीं सर, अभी पिक्चर भी और बाकी। देखें सर, एक बाइक भी पीछे थे, देखिए यहाँ पे सर, एक बाइक पे देखिए,
बाइक को मैंने 3 लाख में खरीदा था सर, आज ये बेचे ना 1 लाख रुपए में से बिक्री हुआ सर, 2 लाख रुपए का फ्लैट 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 लॉस है सर। क्या मैं कितना दुख में मैं हूं सर, मेरे को ही पता है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए और लेस कर दीजिए सर। सर 1 लाख रुपए मैं लॉस में हूं सर, क्या आप इनकम क्या टैक्स लीजिएगा बोलिए? समझ पा रहे हो? पता है आपको ये टैक्स मैनेजमेंट था। इसने क्या किया पता है? इसने ये जो 2 लाख रुपए टैक्स लगने वाला था ना, इसको ऊपर में 10 लाख का 2 लाख रुपया, ये जो 2 लाख रुपया मैंने बताया कि 10 लाख का इनकम के ऊपर आपको 2 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा 20% के रेट से। ये 2 लाख को बचाने के लिए इसने क्या किया पता है? इसने ये भी काम किया, मोटर कार को बेच दिया, दूसरा इसने फर्नीचर को बेच दिया, और तीसरा इसने क्या किया, बाइक को भी बेच दिया। सर इससे क्या फायदा हुआ सर? मोटर कार तो बेच दिया ना। सर एक बात बताइए, आप 2 लाख रुपए का टैक्स बचा लिए, ये आप 2 लाख रुपए का टैक्स बचा लिए। हाँ, आप 2 लाख रुपए से आप एक बाइक नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो ना? आप एक बाइक खरीद लेना 2 लाख रुपए का, आपका एक नया बाइक भी हो जाएगा, और आपको 1 रुपया भी जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना था, आप टैक्स आराम से बचा लेंगे। फर्नीचर वगैरह तो आराम से खरीद ही लोगे, फर्नीचर या फिर बाइक या फिर फर्नीचर खरीद लो। 2 लाख रुपए आप जो गवर्नमेंट को देने वाले थे, आप 2 लाख रुपए खुद बचा के आप फर्नीचर खरीद लो। तो इस तरीके से पूरा इंडिया का हर एक व्यक्ति ऐसा काम करता तो सोचो क्या होता। इसलिए गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट वर्ड यूज किया। एसेट यूज करने से गवर्नमेंट पब्लिक क्या करता, अंड संड जो मन किया वो एसेट्स को बेचता, उससे क्या होता, अपना पूरा का पूरा टैक्स लायबिलिटी कम कर देता। तो इस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एसेट्स वर्ड यूज नहीं किया, वर्ड यूज किया कैपिटल एसेट्स। क्या वर्ड डाला? और कैपिटल एसेट वर्ड डाला, तो कैपिटल वर्ड भी डाला गया। और जैसे ही कैपिटल वर्ड आया, कैपिटल एसेट वर्ड आया, वैसे ही कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन 2 सब क्लॉज 14 में दे दिया गया। तो अपने उसका डेफिनेशन अपने पढ़ने वाले हैं कि 2 सब क्लॉज 47 में कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। 2 सब क्लॉज 14 2 सब क्लॉज 14 में कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन दे दी गई है। समझ गए? अब कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? दो चीज, कितने चीज आपको पता ही, दो वर्ड आपको दिख रहा है, कैपिटल और एक एसेट। तो कैपिटल एसेट दो चीज, तो मैंने दो बातें को दो एसेट को बोलते हैं कैपिटल एसेट। ठीक है, पहला, एनी काइंड ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट। किसी भी टाइप का आपके पास एसेट्स है तो वो आपका क्या है? कैपिटल एसेट है। ठीक है, आप इसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, आप इसको बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एक एसेट माना जाएगा। किसी भी टाइप का एसेट्स का मतलब होता है आपका ये टेंजिबल एसेट भी हो सकता है इनटेंजिबल एसेट्स भी हो, किसी भी टाइप का एसेट। समझ पा रहे हो आप? ठीक है सर, किसी भी टाइप का एसेट मतलब तो फर्नीचर भी आ जाएगा। रुको ना, थोड़ा टाइम दो एक बार, समझ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, एसेट्स तो समझ में आ गया, बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अब जब बिजनेस के बारे में समझने जा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, आप जब बिजनेस के बारे में समझ पा रहे हो, आप जब सेकंड बात समझ रहे हो, तो कोई भी सिक्योरिटी यदि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रखता है अपने पास, तो वो भी अपना कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आ जाता है। तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ एसेट हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट। और पॉइंट नंबर 2, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FIIs इज कॉल्ड कैपिटल एसेट्स। ठीक है, बट इसमें एक्सेप्शनल केसेस बोला गया, बट एक्सक्लूडिंग, एक वर्ड डाल दिया गया, एक्सक्लूडिंग वर्ड। गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि गवर्नमेंट फर्नीचर वाला काम करेगा पब्लिक, मोटर कार वाला काम करेगा पब्लिक, तो गवर्नमेंट डाल दिया ऐसा पॉइंट नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड। गवर्नमेंट बोलता है कि आपका ये जो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो आपके एसेट्स में नहीं आता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और सही भी है, स्टॉक इन ट्रेड आप बेचते हो तो वो तो PGP के अंदर में आना चाहिए, कैपिटल गेन का दायरे से उसको हटाया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोला गया स्टॉक तो आपके कैपिटल सेट में नहीं है। दूसरी बात, मूवेबल पर्सनल एसेट्स, कोई
भी टाइप का ऐसा एसेट जो कि आप मूवेबल हो और आप उसको पर्सनली आप खुद यूज करने के लिए रखे हो, तो वो भी आपके एसेट डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। बट मूवेबल पर्सनल एसेट्स में कुछ कुछ नहीं आता, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रूरल एग्रो लैंड, मतलब कोई भी रूरल एरिया का कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो भी आपके कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आता। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में क्या आता है, गोल्ड बॉन्ड, और पॉइंट नंबर 5 में आता है डिपॉजिट बॉन्ड। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो कुल मिला के कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल एसेट का मतलब होता है किसी भी टाइप का एसेट कोई भी आदमी रखता है, कोई भी एसएससी रखता है, या तो बिजनेस के लिए, या तो बिजनेस के लिए ना, बिजनेस के लिए रखे या फिर बिजनेस के लिए ना रखे, तो भी वो एसेट माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआईज। उसके बाद एक्सक्लूडिंग पॉइंट में 5 पॉइंट है। स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल एसेट, जिसमें कुछ मूवेबल पर्सनल एसेट को नहीं कंसिडर किया गया है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड बॉन्ड और डिपॉजिट बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन में, आते हैं जहाँ पे अपना नोट्स बुक था, यहाँ पे देखो 2 सब क्लॉज 14 का डेफिनेशन दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान देना। चलो आप देख रहे हो 2 सब क्लॉज 14 का डेफिनेशन दिया गया है, किसका, कैपिटल एसेट का। चलो आ जाओ, पहली बात पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बताया अभी आपको, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट। किसी भी टाइप का प्रॉपर्टी यदि कोई भी एसएससी अपने पास रखता है, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एसेट बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो बोला गया है वही, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई भी सिक्योरिटी अपने पास रखता है तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। बट इट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर में ये सब नहीं आते। कौन कौन सी बातें नहीं आती, स्टॉक इन ट्रेड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एनी काइंड ऑफ मूवेबल पर्सनल एसेट्स, और डी गोल्ड बॉन्ड, और ई डिपॉजिट बॉन्ड 2015। अब यहाँ पे मूवेबल पर्सनल एसेट्स के अंदर में कुछ कुछ पर्सनल एसेट को नहीं कंसीडर किया जाता, उसका मैंने कोड बनाया ज्यादा पीएस, ज्यादा, जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कूपरेशंस, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। इस टाइप के एसेट्स को हम लोग कंसीडर ही नहीं करते, कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं करते। मतलब कल को जाके आप कैपिटल एसेट, कल को जाके यदि आप इस टाइप के पॉइंट को हम लोग कैपिटल एसेट कंसीडर करते हैं। मतलब कल को जाके यदि आप ज्वेलरी को बेचते हो तो आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। बट आप बाइक को बेचते हो तो आपको कैपिटल एसेट टैक्स नहीं देना। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बताइए, जो पॉइंट डाला गया कि मूवेबल पर्सनल एसेट को कैपिटल एसेट नहीं माना गया, बट ये सब पॉइंट को छोड़ के, ये सब अच्छी बात है कि बुरी बात है? सोचो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ये सब अच्छा बात है कि बुरा बात है? मतलब ये एक एज ए एसएससी ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आंसर इज बुरा हुआ। मैं क्यों बोल रहा हूं समझो। आपको लगता होगा कि ठीक ही तो है सर, पर्सनल एसेट्स को पर्सनल एसेट्स के टैक्स से दायरे से हटा दिया गया। मूवेबल पर्सनल एसेट, जैसे बाइक के ऊपर जो बाइक को बेचते तो टैक्स लगता, उस चीज को हटा दिया गया, तो इससे तो मेरा अच्छा बात था। नहीं बाबू, समझो, आप कभी भी मूवेबल पर्सनल एसेट आप पकड़ के चलो, बाइक, कार, आप जो पर्सनली अपने घर पे यूज करते हो मूवेबली, आप उसको जब भी बेचोगे ना तो हमेशा आपका लॉस आएगा। बेच के देख लेना एक बार। आपको कोई पर्सनल लैपटॉप है, आपने उसको 60,000 में लैपटॉप को खरीदा था, क्या आप जब बेचने जाओगे तो क्या आपको 70,000 मिलेगा? आंसर इज नहीं, हमेशा लॉस होगा। आपका मोबाइल पर्सनल एसेट है, आप मोबाइल को जब बेचने जाओगे तो आपका कॉस्ट से ज्यादा मिलेगा? आंसर इज नहीं। बाइक को आप बेचने जाओगे, क्या आप कॉस्ट से ज्यादा मिलेगा? आंसर इज नहीं। तो गवर्नमेंट ने जो काम किया है, पब्लिक को हो सकता है ऊपर से लगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, मूवेबल पर्सनल एसेट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ये खेल दिया। गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि नहीं बाबू, तुम लोग ये सब टैक्स प्लानिंग कर सकता था, इसलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ही इस फर्नीचर का जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, सब फर्नीचर वो सब पर्सनल एसेट था। देखो, इसलिए मैं थोड़ा सोचने के लिए मतलब सोचने के ऊपर टाइम लगाया। जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था ना, एक बाइक को मैंने बेचा, पर्सनल एसेट था, मोटर का पर्सनल एसेट था, फर्नीचर पर्सनल एसेट था,
तो ये बात अच्छा नहीं है। दूर से लगता होगा कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी बात है, पर्सनल एसेट को हटा देगा, बट एक्चुअल में इसका दूर का इम्पैक्ट आपके टैक्स के ऊपर ले जाता, इसलिए गवर्नमेंट इसको हटा दिया। मैंने इसका कोड बनाया, ये जो स्टॉक इन ट्रेड रूलर था इसका मैंने कोड बनाया सांबा। आप सांबा देख पा रहे हो स्क्रीन पे। सांबा का स्पेलिंग आपको पता ही होगा। सांबा का स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो SAMBA, सांबा। S फॉर सेल्स, पॉइंट नंबर 1। A फॉर एग्रीकल्चर लैंड, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर C मतलब मूवेबल पर्सनल एसेट। B का मतलब गोल्ड बॉन्ड और D का मतलब एनी, यहाँ पे लिख दो एनी डिपॉजिट बॉन्ड। एनी डिपॉजिट बॉन्ड, यहाँ पे डिपॉजिट बॉन्ड की जगह पे आप लिख दो एनी डिपॉजिट बॉन्ड 2050। याद रहेगा आपको। इस तरीके से मैंने आपको 2 चीज कवर कराया, एक तो 3 चीज कवर कराया। एक इसका पहला चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 45 सेक्शन 1, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट को पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। पहला ट्रांसफर, दूसरा कैपिटल एसेट्स। अब इसके ऊपर मेरे को नेक्स्ट क्लास बताना है कि इन द ईयर इन विच इट इज ट्रांसफर, क्यों उसी साल गवर्नमेंट टैक्स ले लेता है, क्यों नहीं कोई और साल। इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो जाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।